अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, 7.3 एक्सरसाइज अब हमने करनी है। और यहाँ पे अब क्या चीज़ें होंगी कि वो जो 7.1 और 2 में हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था। ठीक है, 7.1 में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी, राइट एंगल ट्रायंगल थी, और उसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो चीज़ें थी। और उसके बाद 7.2 में हमने कुछ नए लॉज पढ़े थे, लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, फिर एरिया भी फाइंड किया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं अब यहाँ पे आएंगी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के साथ। मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें हैं, इजीली समझ आएंगी, लेकिन थोड़ा सा ना विजुअलाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को ज़रा समझना पड़ेगा, इंशाल्लाह चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी है। अब देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें अप्लाई होंगी ना, उनको ज़रा एक हल्की सी रिवीजन जो है वो ज़रूर कर लें कि देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल थी हमारे पास। ठीक है, जिसमें एक जाविया, एक एंगल 90 का होता है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, उसको उर्दू में वितर कहते हैं। ये जो एंगल थीटा, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है, इसके हिसाब से आप देख रहे हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर को अपोजिट साइड भी कहते हैं, जैसे मर्जी ज़हन में रख लें। इसके एंगल के साथ वाली जो चीज़ है वो बेस है। ठीक है, बेस कहते हैं, या इसकी एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, जैसे मर्जी इसको ज़हन में रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये 3 साइडें हैं हमारे पास। अब इन तीनों साइडों में से अगर किसी एक साइड का पता चलाना है और बाकी 2 साइडों का पता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। मसला फिसागोरस उर्दू में इसको कहते हैं। और बहुत सिंपल है कि ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वितर, उसका स्क्वायर एक साइड पे होता है, और ये जो परपेंडिकुलर और बेस है, इनका स्क्वायर एक साइड पे होता है, इक्वेशन के एक साइड पे। तो देखें, ऐसे करके फार्मूला लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बहुत इजी काम है, इनकी एप्लीकेशन आएगी, बार बार आएगी, और इसको हम हल किया करेंगे। फिर ये जो साइन कॉज टैन था ना, इसका आइडिया ज़हन में ऑलवेज होना चाहिए। साइन ऑफ थीटा वो किसके बराबर था? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमने 7.1 में पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह कॉस थीटा, ये देखें चीज़ें मैंने लिखी हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। वहाँ पे हम अपोजिट और एडजेसेंट कुछ इस तरह से लिख रहे थे, उस तरह से याद रख लें, इस तरह से याद रख लें। इस तरह से ये है कि आपके पास ना एक वो टोटका भी बनता है। ठीक है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, ये अगर सेंटेंस याद कर लिया जाए तो इससे आपको देखें, अब जब हम कहते हैं ना सम पीपल हैव, तो सम का एस जो है वो साइन को शो कराएगा, पीपल का पी जो है वो परपेंडिकुलर को, और हैव का एच जो है वो एच यहाँ हाइपोटेन्यूज को शो कराएगा। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये वाला, हाइपोटेन्यूज ये वाला। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से करके इनको याद रखा जा सकता है। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो फिर जाहिर है कि ये सी बी एच है ना, तो करली ब्राउन हेयर यहाँ पे से देखें सी बी एच यहाँ से हमें मिल जाता है। तो इस तरह से इसको याद रखना, टोटका बना के ज़रा इजी हो जाता है। तो ये तीनों रिलेशंस जो हैं ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशंस होनी है। देखें, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। अब इसमें चूँकि काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, बुक के साथ हम उसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है जी, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर प्रिज्म है। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम जो हमें आएगी ना, वो ये है कि हमारे पास पेज है, सफ़ा है, उस पेज पे हम लिख रहे हैं, तो वो जो पेज है ना वो 2 डायमेंशनल है, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन उसकी हाइट नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं है। लेकिन हमारे पास ये जो तस्वीरें बन के आ रही हैं, जैसे ये वाली बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 3 डायमेंशनल है। तो उसको उसमें विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह इसको प्रॉपर समझेंगे इसको। तो कहता है आपके पास एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है। ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्या होता है कि उसमें ट्राइंगल्स बन रही होती हैं। ये देखें, ये ट्राइंगल बन रही है, ये साइड, ठीक है, ये साइड ट्राइंगल बन रही है, और इसकी ये बेस है। बेस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में भी हो सकती है, या उसकी डिफरेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकती है। अब ये देखें, यहाँ पे इसकी जो लंबाई कह लें ये 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी कह लें 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक रेक्टेंगल की शक्ल में ये बेस है। ये समझे पेज के ऊपर है, ऐसे करके बेस बनी हुई है। यहाँ से ये पीछे से हाइट है, जैसे दीवार की हाइट होती है, समझे ये दीवार का हिस्सा है, तो यहाँ पे हमने इसको स्लोप बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे करके इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। ये इस तरह की चीज़ ना कभी होती है, हैज होता है इसका, हैज होता है कि जो किसी दरवाजे के नीचे सपोर्ट देनी हो,
ठीक है, किसी चीज़ को सपोर्ट देनी हो ना तो ये वेज किस्म की चीज़ होती है, उसको ठोंकते हैं हथौड़ी के साथ, किसी चीज़ के नीचे ले जाते हैं तो वो सपोर्ट दे देती है उसको। तो बहरहाल अब ये इसको विजुअलाइज करना ज़रा मुश्किल है। अब ये फिगर है हमारे सामने, असल काम ये है, करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम क्या है, द लेंथ सी एफ, सी से लेके एफ तक ये जो लेंथ है ना ये हमने फाइंड करनी है। अब देखें ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम जा रहे हैं, अब देखें मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैंने ये बनाई हुई है तस्वीर, तो ये ज़ाहिर है ये वो शक्ल आ गई हमारे सामने। तो सी से लेके एफ तक ये कहता है लेंथ आप फाइंड करें। अब सी से एफ तक जाएंगे ना तो देखें एफ से आप ई की तरफ आएँ और ई से सी की तरफ आएँ तो आपके पास एक प्रॉपर ट्राइंगल जो है वो बन जाती है। और ये ट्रायंगल जो है इसको अगर आप अलहदा से देखें बनाएं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये आ गया ना सी एफ, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, ठीक है। चले नीचे करते हैं, अब नज़र आएगा। ये जो लेंथ है ये वाली वो ये आ गई, एफ ई जो है वो देखें ये आ गया, और ई से सी जो है वो ये आ गया। अब ये देखें, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे टेढ़ा है तो यहाँ पे सीधा क्यों है, अगर एक्चुअली वो सीधे हैं, लेकिन हमने चूँकि उसको 2 डायमेंशनल में दिखाना होता है तो हम थोड़ा सा टेढ़ा दिखाते हैं ताकि उसकी वो जो एक साइड है वो भी हमें क्लैरिटी में नज़र आए, समझ आए कि ये साइड भी है। तो वैसे ये 90 डिग्री है क्योंकि ये आपस में सारे 90-90 रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल 90-90 बना रहे हैं, तो इस जगह पे 90 डिग्री है तो इसलिए हम उसको सीधा बना रहे हैं ऐसे करके। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगी। अब यहाँ से आपने सी एफ फाइंड करना है और ई एफ और ई सी पहले से मौजूद है, सवाल के अंदर उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, मसला फिसागोरस लगा सकते हैं कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर्स एक तरफ, ठीक है। तो ये देखें यही हम काम करेंगे कि इसका आंसर जो है वो स्टार्ट कराएंगे। द लेंथ सी एफ हमने फाइंड करनी है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम कि सी एफ का स्क्वायर यानी इस वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर, यानी कि उसकी जो बेस है और ये जो उसका परपेंडिकुलर है ई सी उसका स्क्वायर। अब इनकी जस्ट आपने वैल्यूज़ लगानी है, सी एफ तो हमने फाइंड करना है, ई एफ जो है वो कितना है, वो 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिखें, उसके ऊपर स्क्वायर लगा लें। ई सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है तो उसको 4 लिख के 4 के ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको जस्ट सॉल्व करवाना है, 5 का स्क्वायर लें 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लें 16 हो जाएगा, और 25 और 16 जो है ये मिलके कितने हो जाते हैं, ये हो जाता है 41, ठीक है। तो इस साइड पे क्या आ रहा है जी, सी एफ का स्क्वायर, और वो कितना आ रहा है 41। अब चूंकि हमें सी एफ चाहिए तो सी एफ किसके बराबर होगा, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे जब चूँकि स्क्वायर है स्क्वायर रूट लगाएंगे, उन्होंने कट जाना है, तो सी एफ की वैल्यू 41। अब इसको ऐसे ही रहने दें या अशारिये में ले आएँ, एक ही बात है। कैलकुलेटर में करके देखें, मेरे पास ये कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर पास रखें। तो सी एफ की जो वैल्यू है 41 आई थी, तो आपने आप स्क्वायर रूट दबाना है और 41 लिखना है और देखें कि उसकी वैल्यू एस डी दबा लें, पॉइंट में आ जाएगी। तो ये 6.4 आ रहा है। पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही रख लें क्योंकि यहाँ पे अक्सर वो यही कहता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रखें, और ये सेंटीमीटर्स में सारी चीज़ें हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि लो जी ये सेंटीमीटर में इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो एक पार्ट, अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल काम है कि एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बननी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसको हल कर देना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है बी एफ वो फाइंड करें। अब बी एफ लेंथ कौन सी थी वो ज़रा देखें। बी एफ लेंथ आ रही है, ये जो हमारी ट्राइंगल सारी फिगर है, बी से एफ की तरफ। अब आपने ये आना है, ठीक है। अब ये चूँकि इसकी ये समझे ना, ये ऊपर ऊपर वाली सतह है, ठीक है। तो आप ऊपर पर वाली से आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। और अब आप क्या करें कि बी एफ है ना, तो एफ को आप सी से मिलाएं, ठीक है। एफ को सी से मिलाएं और ये वाली एक ट्राइंगल लें क्योंकि ये अगले पार्ट को भी हल करने में उसने मदद देनी है। तो बी को एफ से मिलाएं, एफ को सी से मिलाएं, और ये बेसिकली बेस है सारी, तो ये जिधर से मर्जी लेके जाएं वो एक जैसा एंगल ही बनता है। तो इसको इधर से मिला दें तो ये हमारे पास ट्राइंगल आएगी बी एफ सी, तो वो हम आगे लिखेंगे उसको। तो ये देखें जी बी एफ सी हमारे पास ट्राइंगल जो है वो आ गई, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये देखें सी से बी 90 का एंगल है। ये देखें सी से बी जाना है तो ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, जैसे मैंने कहा था ये दीवार है तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे ज़रा 90 डिग्री बनना है। अब देखिए ये जो एफ सी है वो हम फाइंड कर चुके हुए हैं, ये जो बी सी है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है, लेकिन ये हमने फाइंड की है अभी पिछले पार्ट में, इसलिए तो इसका फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए इसको यूज़ किया हमने, ठीक है। ये वाली जो ट्राइंगल है ऐसे करके यहाँ पे आई और एफ से सी तक मिलाया, तो ये जो एफ सी है ये भी हमने फाइंड कर लिया।
तो उसका फ़ायदा हुआ, और ये BC है हमें पहले से पता है, तो इसीलिए इस ट्राइंगल से हमें फ़ायदा होगा, इसी को हम यूज़ करेंगे। BC और FC और BF हमने फाइंड करना है। तो अगेन ये पाइथागोरस थ्योरम ही बन रहा है, मसला फिसागोरस, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वो हम लिखेंगे, ठीक है, वैल्यूज़ लिखें BF लिखा, ये BC है, BC लिख दिया, ठीक है, ये FC है, FC लिख दिया, और उनके ऊपर सबके ऊपर स्क्वायर्स लगा लिए। अब इनकी वैल्यूज़ लगाएं, BC की वैल्यू 3 है, 3 लगा लिया, FC की वैल्यू 6.4 या 41 का स्क्वायर रूट, एक ही बात है, वो आप लिख लें। 41 का स्क्वायर रूट लिखने का फ़ायदा ये है कि स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 41 रह जाएगा। तो 41 और 9 को आप ऐड कर लें तो ये बन जाता है 50 उसमें सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन चूँकि इधर हमारा BF का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट लगा के तो आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी 50 का स्क्वायर रूट। और इसको भी अगर आप पॉइंट में आंसर दें तो 50 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 7.07, ठीक है, 7.07 है। अगेन एक डिजिट तक रहना है तो 7.1 कर दें, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करके 0 की जगह 1 आ जाना है, तो 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला सवाल थोड़ा सा बड़ा लगता है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आगे काफ़ी आसान सवाल भी हैं, ठीक है, इजी सवाल भी है, इजीली समझ आएंगे। असल में उसने फर्स्ट सवाल ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डाल दिया है। अब तीसरा पार्ट ये कहता है कि ये जो जाविया बनता है, एंगल बनता है BFC, यानी B से चले F तक पहुँचें और C की तरफ जाएं, BFC। अब देखिए BFC जो है वो यहीं से हमें मिल रहा है, क्योंकि यही ट्राइंगल की वो बात कर रहा है जो हमने सामने बनाई है। तो B से आएँ, F की पहुँचे, F से C पे जाएँ, यानी कि ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को अगर हम थीटा कह लेते हैं तो ये एंगल थीटा हमें फाइंड करना है। अब एंगल जब फाइंड करना है तो एंगल के लिए देखें हमारे पास अभी वैसे सारी साइडें आ गई हुई हैं, तो कोई भी फार्मूला आप लगा लें, साइन का लगा लें, कॉस का लगा लें, टैन का लगा लें, क्योंकि तीनों में थीटा थीटा तो आता ही है, तो तीनों लगाए जा सकते हैं। तो हम साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं। साइन थीटा फार्मूला क्या था कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, यानी BC ओवर BF, BC ओवर BF। देखें हम लिख रहे हैं BC ओवर FB या BF, एक ही बात है। तो इनकी वैल्यूज़ लगानी है। तो BC की वैल्यू 3 है और BF की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, BF की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 50 का स्क्वायर रूट, तो वो हम वैल्यूज़ ले लेंगे। BC की वैल्यू 3, उसका 50 का स्क्वायर रूट। अब 50 का स्क्वायर रूट भी हमने किया था, वो कितना आया 7.07, सो 3 डिवाइडेड बाय 7.07। तो इनको अगर हम डिवाइड करा लें तो डिवाइड करके क्या बनता है, 3 डिवाइडेड बाय 7.07, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.4243। अब ये वैल्यू आ रही है 0.4243, और इस साइड में हमारे पास क्या है, साइन थीटा। अब चूंकि हमें एंगल चाहिए तो साइन उठ के उधर इन्वर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चले जगह तब थोड़ी है, लेकिन हम बना लेते हैं कि साइन उठ के उधर जाएगा, साइन इन्वर्स की शक्ल आएगी, 0.4243 हम उसको लिख देंगे। और अब ज़ाहिर है ये चीज़ हम करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमें जो एंगल मिलेगा वो हम उसको बता देंगे कि हमने अब शिफ्ट दबा के साइन दबाना है, साइन इन्वर्स बन जाएगा, 0.4243 लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 25.1 डिग्री। तो ये देखें 25.1 डिग्री, क्योंकि एंगल है ना, तो एंगल डिग्रीज़ में होता है, ऊपर एक वो जो ज़ीरोज़ जो होता है वो हम बना देते होते हैं। तो ये एंगल भी आ गया। तो तीनों चीज़ें इसकी मालूम हो गई। 2 दफ़ा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगा है और 1 दफ़ा हमने ये साइन का फार्मूला लगा के किया है। तो बहरहाल 2-4 दफ़ा करने से ना ये चीज़ें फिर क्लैरिटी आ जाती है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ज़रा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखें, डायग्राम को ही देखें, बाकी चीज़ें तो इजी काम होता है, डायग्राम को समझना मेन काम है। अब देखें ये ना एक टेंट की तरह का बना हुआ है, ठीक है ना, एक डायग्राम है, इसको कहते हैं ट्राइंगुलर पिरामिड है। इसमें भी ट्राइंगल बनती हैं साइडें, ये वाली साइड ट्राइंगल है, ये जो इधर बन रही है TSP वाली ट्राइंगल है, इधर वाली ट्राइंगल है, ठीक है। ऊपर ट्राइंगुलर है, नीचे जो है वो बेस है, ज़मीन है, ठीक है, बेस बनी हुई है। और बेस भी देखें ये वाली है PQ और QR, रेक्टेंगुलर है, इधर से 16 सेंटीमीटर है, इधर से 10, ये 16 है तो उस साइड में भी 16, ये 10 है तो इस साइड में भी 10, ठीक है। जैसे ज़मीन को हमने एक रेक्टेंगल की शक्ल में ले लिया है, ठीक है। ऊपर से आप देखें ये, अब ये जो लाइन जा रही है ना P से R की तरफ, ये जो एक डायगोनल जा रहा है, तो उसका मिड पॉइंट M है। M से बिल्कुल ऊपर इसका ज़ाहिर है कि जैसे हैमा बनाया जाता है तो दरमियान में यहाँ से ऊंचा किया जाता है, तो ये इसको वर्टेक्स कहते हैं इसका,
जहाँ से एक कोना ऊंचाई हाईएस्ट पॉइंट जो होता है उसका, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो M से T तक अब ज़ाहिर है यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लेके जा रहे हैं। समझे, यहाँ पे छड़ी रख के कोई चीज़ रख के हम उसको सीधा करके रखा हुआ है, ठीक है, हैमा बनाने के लिए दरमियान में भी वो बनाते हैं इस तरह से। तो ये कितना है, कितना हाइट पे जा रहा है, 15 सेंटीमीटर पे जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें उसने दी हुई हैं। एट द एंड करना क्या है, यहाँ पे एंड पे वो कहेगा कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल, जाविया फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है बिटवीन टीपी एंड द बेस। टीपी कौन है, टी से पी, ये देखें ये टी से पी आ रहा है, ठीक है, ये साइड, तो ये साइड और कहता है ये जो बेस है उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है। अब देखें ये जो लाइन हमने खींची है ना पी आर, ये उसी बेस के ऊपर है। तो समझें कि टी पी और ये पी से एम की तरफ कह लें या पी से आर की तरफ कह लें, ये जो एंगल बन रहा है इस जगह पे, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। उस एंगल को फाइंड करने के लिए अब देखें ये जो लाइन है ना, इस लाइन का पहले हम पता चलवाएंगे। अब एंड हम यहाँ पहुँच गए कि हमें इस लाइन का पता चलाना है पी आर का। तो पी आर देखें, ये जो पी आर है इधर से ये पी क्यू आ गया और इधर से क्यू आर आ गया, ये हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई। और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे देखें 90 होगा, क्योंकि वही बात है हमने टेढ़ा दिखाया हुआ है लेकिन रियलिटी में प्रॉपर रेक्टेंगल है। टेढ़ा इसलिए दिखाया कि हमें वो 3 डायमेंशनल बनाना था। इसको हम ऐसे सीधा बनाते ना तो ये साइडें बिल्कुल पता ही नहीं थी चलनी, इसलिए हम उसको टेढ़ा बनाते हैं, वरना ये 90 डिग्री है। तो इस जगह पे 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल हम लेके इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये पी आर हम फाइंड करेंगे। ये एंड द पॉइंट आ रहा है। तो ये देखें जी, ये मैंने अब ज़ाहिर अब सारा लिखने का फ़ायदा कोई नहीं था, तो डायग्राम जो भी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ही हम स्टार्ट करेंगे। वो ट्रायंगल मैंने सामने बना लिया जिसको हमने लिया है कि ये पी आर ये था, ये पी क्यू है, ये आर है। अब ये 16 और 10 इनकी वैल्यूज़ मौजूद है, ये हमने फाइंड करना है। सो पी आर यानी कि ये देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ये पी क्यू बेस है और ये उसका परपेंडिकुलर है, वो लिख लिया फार्मूला। उनकी वैल्यूज़ लगाएं 16 और 10, 16 का स्क्वायर लें तो हो जाता है 16 का 256 होता है, ठीक है। और करके देख लेते हैं कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो 16 का स्क्वायर आप लें, हाँ 256 ही होता है, और 10 का स्क्वायर लें तो उसने 100 हो जाना है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 356 हो जाएगा। इधर हमारा क्या आ रहा है, पी आर का स्क्वायर। अब ज़ाहिर है वही बात है कि स्क्वायर रूट करेंगे तो पता चलेगा उसकी वैल्यू क्या बनती है, 356 और उसका स्क्वायर रूट, तो ये हमारा बनता है पी आर, जैसे हमने पीछे किया था। और इसको भी पॉइंट में कर लेते हैं क्योंकि बाद में इसको 2 पे डिवाइड करना है। वो क्यों करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास था स्क्वायर रूट में 356, ओके। तो ये वैल्यू बनती है पॉइंटों में 18, चलो यहीं पे डिवाइड भी करा लेते हैं या लिख लेते हैं, सॉरी पहले 18.868 तकरीबन राउंड अबाउट करके। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप देखें डिवाइड क्यों करेंगे, 1/2 हमें असल में चाहिए PM, ये देखें ये वाले इतनी लेंथ चाहिए। क्यों ये इतनी लेंथ चाहिए कि वहाँ पे 90 का एंगल बन रहा था, ये देखें दोबारा, ये देखें, क्योंकि हम इस ट्रायंगल को यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री है तो हमें P से M तक चाहिए। अभी हमने ये जो डिस्टेंस फाइंड किया ना 18.86, वो PR है, टोटल लेंथ है उसकी। तो ये PR टोटल लेंथ जो है ये आई है 18 पॉइंट समथिंग। तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये M मिडल में है उसके, तो उसको 2 पे डिवाइड करके PM की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें PM की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR, यानी 1/2 इंटू 18.868। तो ये देख लें कि कैलकुलेट करके कि कितनी वैल्यू हमारे पास आती है, 18.868 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया जनाब 9.434 है। अब कैलकुलेशन करते हुए आगे इसकी वैल्यू पॉइंट के बाद एक लीजिए ले सकते हैं। अच्छा ये आ गई। अब वो जो मैंने आपको ट्रायंगल दिखाई, ठीक है, M से T की तरफ और T से P की तरफ, और डेफिनेटली ये हमें एंगल चाहिए, ठीक है। तो उस एंगल के लिए अब ये साइड हमें पता है 15 है, वो जो हाइट उसने बताई हुई थी, और PM जो है वो हमने अभी कैलकुलेट किया 9.434। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखें tan थीटा लगेगा। tan क्यों, क्योंकि tan होता है ये दोनों चीज़ें, ये परपेंडिकुलर ओवर में बेस। tan में हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा होता है जब इसको हम याद करते हैं, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस या अपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड, जैसे भी आप उसको याद करते हैं। तो MT की जो वैल्यू है वो 15 आई हुई है। तो PM की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 9.434, और ये आ गया हमारा tan थीटा,
ओके अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो हम लिख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 9.434, तो ये हमें मिलेगी वैल्यू 1.589। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1.589। अब अगेन चूंकि थीटा फाइंड करना है, tan उठ के उस साइड पे जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, वो हमने उसको आगे लिख लिया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन। और इसको आप कैलकुलेटर में इसका tan इनवर्स करें, शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं, 1.589 करें उसको, तो 57.8, ठीक है जी, तकरीबन 57.8 डिग्रीज जो है वो एंगल उसका बनता है। तो ये देखें एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बिल्कुल हमारे पिछले सवाल की तरह, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये डायग्राम बनी हुई है। अब देखें डायग्राम में भी वो कह रहा है कि आपके पास ये जो बेस है ना, ये वाली, ये जो ज़ाहिर है उसने ब्लैक किया हुआ है उसको, ये वो स्क्वायर फॉर्म में। स्क्वायर फॉर्म का मतलब यही है कि उसकी चारों साइडों की लेंथ बराबर है, ये 10 है, ये 10 है, इधर ये 10 है, इधर ये 10 होगी, ठीक है। उसने लिखा हुआ है द डायग्राम शोज अ पिरामिड, द बेस PQRS इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर, ठीक है, साइड 10 सेंटीमीटर, तो ये हॉरिजॉन्टली ज़ाहिर है ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली कहते हैं, तो ये 10-10 के हिसाब से मौजूद है। इसमें भी देखें ये जो PR लेंथ हम ड्रा कर रहे हैं, तो उसके मिडल में M ले रहे हैं, M से फिर वही वर्टेक्स तक जा रहे हैं, तो ये 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह कि यहाँ पे वो करना क्या होगा, कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल VPM, वही बात कि ये वाला एंगल, बिल्कुल सेम चीज़, ठीक है, सेम चीज़। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि पहले हम ये PR फाइंड कर लेंगे। PR फाइंड किससे करेंगे, इस वाली ट्राइंगल से, ये वाली ट्राइंगल से, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के PR फाइंड कर लेंगे, उसको हाफ करेंगे, PM पता चल जाएगा, फिर इस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल को यूज़ करके tan थीटा लगा के बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ हमने उसको कर लेना है। तो देखें ट्राइंगल हमने सामने बना ली, 10-10 साइडें थी उसकी, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम करके, तो ये 10-10 वैल्यूज़ इनकी यहाँ पे लगाते हैं और इनका स्क्वायर्स ले लेते हैं, ठीक है, तब जाके PR फाइंड हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, 10 का स्क्वायर फिर आगे 100 होगा, दोनों मिलके 200 हो जाएंगे। और चूंकि हमें PR फाइंड करना है, तो PR जो है ऊपर चूंकि स्क्वायर है, तो 200 का स्क्वायर रूट करेंगे, सो 200 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आता है, 200 का स्क्वायर रूट किया, 200 किया, तो ये आएगा पॉइंट में 14.14, 14.14 सेंटीमीटर। ये टोटल लेंथ आ गई PR की। हमें PM चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि PM इज इक्वल टू हाफ होता है PR का, ठीक है। तो PR का हाफ करते हैं, तो PR था 14.14, उसको 2 पे डिवाइड करा लेते हैं, तो ये 7.07 आ जाएगा, 14.14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 7.07, तो 7.07 सेंटीमीटर आ गई PM। अगली ट्रायंगल भी मैंने बना ली है, ठीक है। उसी तरह से VPM, बुक को सामने रखना है, बार बार डायग्राम को देखते रहें क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी डायग्राम ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कैसे हो रहा है। अब अगेन यहाँ पे ये वाला एंगल हमें चाहिए, तो ज़ाहिर है ये tan वाली वैल्यूज़ दोनों हैं हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है, अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड दोनों मौजूद है, तो ये दोनों विदाउट हाइपोटेन्यूज ज़ाहिर tan बनता है। तो यहाँ पे हमने tan का फार्मूला लगाना है कि tan थीटा इज इक्वल टू, ये जो हमारा VM आया है ये ऊपर आएगा और ये जो PM है उसने नीचे आना है। सो tan थीटा इज इक्वल टू, VM हमारा 12 सेंटीमीटर है और PM हमने ये जो 7.07 फाइंड आउट किया है, और इनको हम अब डिवाइड करा लेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय 7.07, तो ये बनती है वैल्यू 1.697। अब वही ना, कैलकुलेशन करते हुए पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा नंबर्स रखते हैं आप, उतना बेहतर आंसर आता है। अब चूँकि थीटा फाइंड करना है, तो tan को उठा के उस साइड पे ले जाएं, इन्वर्स हो जाएगा जैसे नॉर्मली हमने पीछे किया था काम। और अब इसका tan इन्वर्स करते हैं, तो आप लिखें जी इन्वर्स, शिफ्ट के साथ tan को दबाएं, इन्वर्स बन जाएगा 1.697 को लिखें, तो ये 59 पॉइंट तकरीबन 5 या 49 है ना, तो 59.5 डिग्री। अगेन जो पीछे आंसर्स होंगे उसमें हल्का फुल्का कहीं फ़र्क पड़ेगा पॉइंट के बाद वाला, तो वो नेग्लिजिबल चीज़ होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है आप ये जो पीछे पॉइंट आ रहे थे उसमें आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिए हैं, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल सही आंसर्स हैं। तो ये 3 सवाल हमारे हो गए। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की पहले तो ज़रा उसकी डायग्राम देख लेते हैं उसमें है क्या, क्या करना क्या है उसमें।
तो देखें ये हमारे पास एक उसका भी ये पिरामिड बना हुआ है, हैमा बना हुआ है, हैमे को ज़हन में रखें, ठीक है। और इसमें भी देखें वो बता रहा है कि हमारे पास ये जो बेस है इसकी वो स्क्वायर फॉर्म में है। तो स्क्वायर फॉर्म का मतलब यही है कि ये जो लेंथ्स हैं ये अगर 15 है तो ये भी 15 होगी, ये साइड भी और ये साइड भी 15 हो जाएगी, तो स्क्वायर बेस है। और उसके बाद कहता है कि ये जो हमारी बाकी साइड है ना, ये जो ऊपर वाली टेढ़ी आ रही हैं ए से बी और ये वाली लेंथ, ये लेंथ और ये सी ई लेंथ, ये सारी की सारी 12-12 सेंटीमीटर है। ये सारे देखें उसने बताया 12-12 सेंटीमीटर। और ए बी ज़ाहिर है उसने कहा है 15 है। कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल डी ई बी, कहता है ये जो एंगल बन रहा है ना इस जगह पे, देखें डी से ई पे जाएं, ई से बी पे जाएं, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जिस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है वहाँ, अब देखें इस वाली ट्रायंगल में आ रहा है ना, बी डी ई वाली ट्रायंगल के अंदर, अब इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 का नहीं है, ये इशू है, 90 का नहीं है। तो 90 वाले जो फार्मूले हैं, साइन कॉस टैन के फार्मूले या पिथागोरस थ्योरम, वो आप यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है, वो हम कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि हमें इस एंगल को फाइंड करना है। तो इसके लिए वो जो 7.2 में लॉ ऑफ कोसाइंस पढ़े थे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसमें एक एंगल होता था, जैसे यहाँ पे ये एक एंगल फाइंड करना है, और 3 साइडें होती थी, ठीक है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, वो वैल्यूज़ हम यहाँ से लेंगे। तो अगर हमें ये लेंथ का पता चल जाए, क्योंकि ये 2 लेंथ तो हैं, ये पहले से हैं, 12 और 12 पहले से पता है, तो इस वाली लेंथ को हम फाइंड करेंगे। अब वो लेंथ कैसे फाइंड होगी, उसके लिए आप नीचे वाली ट्रायंगल पे आ जाएं। ये वाली जो ट्रायंगल है ये नीचे, ये देखें ए बी और डी, यहाँ पे देखें एक एंगल है 90 का, ये वाला, क्योंकि देखें मैंने बताया था ना ये जो नीचे बेस होती है हमारी, ये इसको आम एक सिंपल रेक्टेंगल समझे जैसे आप अपने कमरे के अंदर हैं, तो कमरे के अंदर देखें कोने जो है वो 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये जो ए वाला कोना है वो 90 का एंगल बना रहा होगा। तो इस ट्रायंगल को लेके तो हम बी डी जो है ये, अब ज़ाहिर है ये 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो इसको एज ए हाइपोटेनस लेंगे बी डी को, और ये वैल्यूज़ 15-15 तो हमें पहले से पता है। तो इस ट्रायंगल को लेके स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। तो ये देखें हमने ट्रायंगल बना ली हुई है, ठीक है जी, ये बी डी शो हो रहा है, ठीक है, और ये क्या था, कोना इसका ए था, ठीक है। तो ये बी डी है, ये बी ए है और ये ए डी है, ठीक है। अब सिंपल पिथागोरस थ्योरम है, क्योंकि ये 90 है तो उसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, बी डी ने एक तरफ आना है और ये ए बी और ए डी ने एक तरफ आना है, उनके ऊपर स्क्वायर्स हैं। पिथागोरस थ्योरम इसी तरह से याद रखते हैं कि ये हाइपोटेनस है वो अकेला एक तरफ होता है। अब इनकी वैल्यूज़ 15-15 वो हम पुट करा देते हैं, 15 का स्क्वायर लें 225, वो दोनों ऐड होंगे 450 हो जाएगा। और फिर आपको पता है कि उसके ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं, तो फिर वो चीज़ आ जाती है। अब ये भी अगर आपने पॉइंट में रखनी है वैल्यू तो आप पॉइंट में रख सकते हैं कि बी डी जो है, तो 450 का स्क्वायर रूट हमने करना है, तो स्क्वायर रूट लिखेंगे 450 लिखेंगे तो ये आ जाता है कितना, 21.21, ठीक है। तो पॉइंटों में रखना है तो आप ऐसे रख सकते हैं, या इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दें क्योंकि इसने अभी आगे फर्दर यूज़ होना है। अब देखें हमें ये बी डी मिल गई वैल्यू, ठीक है, ये जो लेंथ है इसका हमें अब पता चल गया, ये वाली लेंथ का, ठीक है। तो जब इसका लेंथ का पता चल गया, ये लेंथ और ये लेंथ भी है, तो इस ट्रायंगल के ऊपर लॉ ऑफ कोसाइन लगा के हम ये वाला जो एंगल है ये फाइंड कर सकते हैं। अब उसके लिए ज़रा देखें कि क्या करना है, ये मैं आपको सामने बना के दिखाता हूँ ट्रायंगल, क्योंकि ये दोबारा से जहन में लाना पड़ेगा। अब देखें जब लॉ ऑफ कोसाइंस हम लगा रहे होते हैं ना, तो ट्रायंगल ज़ाहिर है इस तरह से करके बन रही होती है, कोई भी ना एंगल 90 का नहीं होता। अंदर वाले एंगल्स को अल्फ़ा, बीटा, गामा, वो हमने 7.2 में पढ़ा था। अल्फ़ा के सामने ए होता है, बीटा के सामने बी है, गामा के सामने सी है। मैंने वहाँ कहा था कि इस चीज़ को जहन नशीन करना है आपने। अब ये अपनी जो अभी ट्रायंगल है उसको ज़रा जहन में लाएँ, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, उसको हम थीटा कह लेते हैं। साइडें अभी आप डायग्राम को जहन में रखें, सामने रखें बुक को, तो इधर 12 था, इधर 12 था, ये हमने 450 स्क्वायर रूट फाइंड किया अभी 21.21 वाला। तो तीनों साइडें हैं और ये एंगल, तो फिर कॉज का जो फार्मूला लगता है, अगर लेट्स सपोज आप इसको गैमा कह लेते हैं, ठीक है, कॉज ऑफ गैमा, क्योंकि अल्फा बीटा गैमा होता है ना, तो लेट्स सपोज ये गैमा, तो गैमा के सामने सी होता है, क्योंकि गैमा कहना पड़ेगा क्योंकि तभी तो ए बी सी का पता चलता है, ठीक है। तो साइडें ए और बी होती हैं और ये सी होती है अगर ये गैमा है तो देखें गैमा का फार्मूला लिख लें, कॉज ऑफ गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसकी जो अपनी साइड है उसका स्क्वायर जो है वो माइनस में आता है, और यही दो जो अपोजिट साइडें हैं ये वाली वो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होती हैं।
इस तरह से याद रखना ज़रा आसान होता है। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ लगाएंगे। देखें ए और बी हमारी 12 हैं, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर आगे 12 का स्क्वायर लिखेंगे। सी जो है चूँकि वो उसके ऊपर स्क्वायर आना है ना, तो 450 वाले को ही यूज़ करें उस नंबर को। वैसे तो अब वही बात है 21.21 को भी यूज़ कर सकते हैं, चूँकि ऊपर स्क्वायर है ना तो इसलिए इसको ही यूज़ कर लेते हैं। नीचे 2AB आना है तो 2 लिख के ए और बी की वैल्यूज़ यानी कि वही 12 वो हम लिख लेंगे। तो एक दफ़ा जस्ट इस तरह से वैल्यूज़ लिख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर लें 144 होगा, आगे भी 144 हो जाना है। इसका स्क्वायर रूट कट जाना है तो 450 आ जाना है, 450 आ गया। और नीचे जो है ये कितना आएगा जी, 12 बार 144, और 144 को 2 पर करें तो 288 आ जाएगा। तो यहाँ इस स्टेप तक हम पहुँच गए। अब इनको प्लस कर लेते हैं और उसमें से माइनस करवा लेते हैं। सो 144 सारे ये 288 ही बनना है। सो 288 माइनस 450 करेंगे तो ये बन जाता है -162। तो ये वैल्यू आ गई -162 और ओवर में हमारे पास 288 है। अब इनको भी डिवाइड करा लेते हैं, जस्ट पॉइंट में एक आंसर हमें मिल जाए। तो 162 डिवाइडेड बाय 288 करते हैं तो ये वैल्यू आ गई 0.56, नेगेटिव में आ रही है 0.5625। अब इस साइड पे क्या था, कॉज ऑफ गैमा, जो हमें एंगल फाइंड करना है। अब कॉज आया है उठ के उस साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा कॉज इनवर्स -0.5625। ओके जी। अब इसी तरह से इसका कॉज इनवर्स लें माइनस की वैल्यू के साथ, शिफ्ट दबा के कॉज दबाएं, माइनस पहले लिख लें, फिर 0.5625 को लिखें और फिर एंगल देखें तो ये 124 दे रहा है। 124 पॉइंट तकरीबन 2 पॉइंट के बाद एक डिजिट ले लेते हैं 0.2। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। तो आंसर में उसने 124 दिया हुआ है तो पॉइंट को उसने छोड़ दिया क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, 5 से छोटी है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, वरना इतना ही रहने दें तो ओके है। चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 को भी ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। जो प्रॉपर डायग्राम्स हैं वो यही हैं, यहाँ तक ही हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक। उसके बाद छोटे सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। एक तो ये देखें रेक्टेंगुलर बेस है, बेस की यहाँ पे ये लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ये जो साइड है ये कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब ये अगर 7 है और ये m अगर उसका मिड पॉइंट है तो a से m तक फिर वो 3.5 होगी, आधी है ना, m मिड पॉइंट है। और कहता है उसका जो वर्टेक्स है बिल्कुल m के बिल्कुल ऊपर है और वर्टेक्स की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर उसने दी हुई है। ठीक है, इस तरह से करके बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें डायग्राम से ही नज़र आ रही है। तो यही सब कुछ उसने यहाँ लिखा होगा, ये सारा कुछ वही है। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द साइज ऑफ द एंगल बिटवीन टीबी और द बेस। अब टीबी कौन है, टीबी ये है, ये जो तिरछी लाइन आ रही है यहाँ से यहाँ तक, और बेस जाहिर है ये सारी जो ब्लैक कलर में है ये हमारी बेस है, उसके साथ उसका एंगल फाइंड करना है। सो एंगल जो है बेसिकली ये वाला, ये एंगल, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें ये जो बी एम जा रहा है ना ये हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अगर हमें ये बी एम का पता चल जाए तो फिर देखें ये पूरी एक ट्रायंगल बन जाती है, टी बी बी से एम, ये ट्रायंगल बन जाती है। और ये ट्रायंगल में देखें 90 डिग्री है तो इस पे हम कोई भी साइन कॉस टैन लगा के तो ये इस एंगल को हम फाइंड कर लेंगे। तो असल इशू ये है कि हमें ये जो एम बी है ना ये लेंथ, इस लेंथ का पहले पता चलाना है और उसके लिए अगेन आपको ये नीचे वाली ट्रायंगल पे आना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही है जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कि भाई हमने ये साइड लेनी है, फाइंड करनी है, तो हमें फिर नीचे वाली ट्रायंगल पे आना पड़ा था। यहाँ पे भी यही है कि हमें ये जो बी एम फाइंड करना है तो नीचे वाली ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। अब इसमें भी देखें 90 डिग्री है यहाँ पे ए पे, तो इसके सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये हमारी बेस और परपेंडिकुलर जो है वो हमें पता चल जाएगा ये। तो इस ट्रायंगल को लेके हम स्टार्ट करेंगे, किसको, एम ए बी को। तो ये देखें हमने लिखा होगा एम ए बी वाली, ये देखें एम से बी और ये ए देखें प्रॉपर, ये वही साइड वाला 3.5 डिग्री, क्योंकि पूरा वो 7 था तो 2 पे डिवाइड करके क्योंकि वो एम मिडल में था। तो बहरहाल अब ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल आ गई है, पिथागोरस थ्योरम उस पर लगाएं कि जी हमारा ये जो एम बी है ये हमारा वो है ना हाइपोटेन्यूस, तो इसने एक तरफ आना है, एम बी ने, ये बी लिखा हुआ है मैंने, और ए एम और ए बी ने एक तरफ आना है और उनके ऊपर स्क्वायर्स आने हैं। अब इनकी वैल्यू लगाएं, ये 10 है वो 3.5 है वो लिखें और इनकी कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। 10 का स्क्वायर लेंगे उसने 100 ही होना है, 3.5 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। सो 3.5 और उसका स्क्वायर किया तो ये बन गया कितना,
पॉइंट में 12.25 आता है, 12.25, दोनों को ऐड करेंगे तो 112.25 हो जाएगा। और इधर हमारा जो है क्या आ रहा था, MB का स्क्वायर, और जाहिर है कि जब स्क्वायर को ख़त्म कराएंगे तो इस साइड पे इसका फिर हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। लो जी, तो स्क्वायर रूट करके तो अब इसकी वैल्यू जो है वो हम ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लिखा, 112.25 को लिखा, और ये हमारा SD दबाया तो ये 10.59 है। अगर अगेन राउंड ऑफ करना है तो 10.6 हो सकता है। तो ये हमारा सेंटीमीटर्स आ गए, ठीक है। अब ये MB जो है वो हमारे पास आ गया। अब दोबारा डायग्राम को देख लें कि अब ये चूँकि MB ये वाली लेंथ हमें मिल गई है, तो अब ऊपर वाली ट्राइंगल को अब हम बना लेंगे पेज के ऊपर, ठीक है। MTB को, MTB में ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू का हमें पता है, तो MTB को हम बना लेंगे। देखें यहाँ पे MTB को बना लिया, ये साइड का हमें 6 का पता है, ये हमने MB अभी फाइंड की है, और हमें पता है कि ये वाला एंगल हमें चाहिए जो उसने अल्टीमेटली पूछा हुआ है। तो देखें एंगल के सामने अपोजिट साइड होती है, ये उसकी एडजेसेंट साइड है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हाइपोटेन्यूज के बगैर वाला कौन सा फार्मूला है, tan का। हाइपोटेन्यूज के बगैर tan का फार्मूला होता है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। MT ओवर MB वो tan थीटा। अब इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं। MT की वैल्यू जो है वो 6 है, और MB की वैल्यू जो है वो 112, जो भी आई है 10.6 ले लेते हैं, या 10.59 ही लिख लेता हूँ, आंसर ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो ये tan थीटा है हमारा। अब वही बात है कि इनको डिवाइड कर लें, ठीक है। 6 को डिवाइड कराना है हमने किससे, 10.59 से, तो डिवाइड करके आ रहा है 0.5665, ठीक है। और वही बात है कि थीटा जब बनना है तो tan ने उठ के उस साइड पे जाना है, सो tan इनवर्स 0.5665। तो ज़रा देखते हैं, शिफ्ट दबाया, tan दबाया, 0.5665 किया, तो ये 29.53, तो तकरीबन ये बन जाता है 29.5 डिग्री। तो ये हमारा एंगल जो है वो पहुंच जाता है। अच्छा जी, अब ज़रा क्वेश्चन जो इजी वाले हैं ना उनकी तरफ आ गए, क्योंकि इसमें कोई लंबी चौड़ी डायग्राम नहीं है, छोटी सी एक ही ट्रायंगल बनानी है, वहाँ से चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। अगले सारे आसान सवाल हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि आप ना एक गेम खेल रहे हैं। एक गेम है, गेम होती है आइसोमेट्रिक गेम्स। आइसोमेट्रिक गेम्स ये होती हैं कि वो क्या करता है, 2 डायमेंशनल चीज़ को डिफरेंट एंगल्स के ज़रिए, जावियों के ज़रिए, कैमरा एंगल्स के ज़रिए उसको 3D बनाता है। जब हम गेम खेल रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर तो वो 3D होता है। मोबाइल में खेलें या कंप्यूटर में खेलें तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ होती है, ठीक है। पेज के ऊपर जो हम बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल है। तो एक 2 डायमेंशनल चीज़ को एक एंगल, एक कैमरा लगा के उसको 3D बनाया जाएगा। सो ये देखें हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये कह रहा है इन एन आइसोमेट्रिक गेम द कैमरा इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री। लेट्स सपोज ए पॉइंट पे हमने कैमरा रखा है और कैमरा ज़ाहिर है 45 डिग्री का है, तो लेट्स सपोज जी इस तरह से करके उसका एंगल जो है उसका ये जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। ज़ाहिर है ज़मीन, ये ज़मीन है, ठीक है, इसको हम ज़मीन कह लेते हैं। इफ़ द प्लेयर इज़ 10 यूनिट इन फ्रंट, अब प्लेयर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके बिल्कुल फ्रंट के ऊपर, लेकिन जाहिर है कि जब वो 3 डायमेंशनल होगा तो उसकी जो है वो हाइट भी बननी है, ठीक है। तो प्लेयर इज़ 10 यूनिट इन फ्रंट एंड 10 यूनिट अबव, यानी ऊंचाई उसकी जो है वो 10 है। तो इधर से भी 10 है, इधर से भी 10 है, चाहे वो सेंटीमीटर्स हैं या मीटर्स हैं, बहरहाल वो 10 हैं उसकी। सो व्हाट इज़ द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ऑफ द डिस्टेंस, ये जो लाइन ऑफ साइट है उसका एंगल, क्योंकि देखने का एंगल हमने 45 बनाया हुआ है ना, तो जो हम देख रहे हैं तो देखने से जो ये लेंथ आ रही है ये वाली, ठीक है, ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अल्टीमेट ये बात है, यानी समराइज करके ये हुआ कि एक प्लेयर यहाँ बैठा हुआ है, हम 45 डिग्री एंगल से उसको देख रहे हैं, तो प्लेयर जो है वो हॉरिजेंटली 10 सेंटीमीटर दूर है और वर्टिकली भी वो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई में है। तो हमने ये जो AC है लाइन ऑफ साइट, उसका एंगल, वो उसकी जो लंबाई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। एंगल तो हमें पहले से पता है। अब इंफॉर्मेशन मौजूद है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर भी मौजूद है, उसके सामने साथ वाली जो बेस एडजेसेंट साइड है वो भी मौजूद है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, साइन कॉस टैन भी लगा सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो चूंकि 2 साइडें हैं, तीसरी फाइंड करनी है, एंगल को रहने देते हैं, एंगल का फ़ायदा ही कोई नहीं है।
एंगल वैसे उसने इसलिए बताया हुआ 45, क्योंकि जब एंगल 45 डिग्री होता है ना तो लंबाइयाँ चीज़ें बराबर हो जाती हैं आपस में, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बहरहाल पाइथागोरस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर। ठीक है, तो जस्ट वैल्यूज़ लगाएंगे, AB की वैल्यू 10 है उसका स्क्वायर लेंगे, BC की वैल्यू 10 है उसका स्क्वायर लेंगे, स्टेप्स बनाएंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाना है, इसने भी 100 हो जाना है, दोनों मिलके 200। ये काम हमने पहले भी किया है पीछे, इजी काम था। तो ये AC का स्क्वायर चूँकि आ रहा है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो उसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू, पीछे भी हमने किया था, शायद कितना आया था 12.12 आया था, करके देख लेते हैं। सो इसको करते हैं 200 लिखते हैं तो ये आएगा 14.14, सॉरी ये आया था 14.14। अब देखें इस फॉर्म में लिख लें या ये जो फॉर्म देता है ना, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली फॉर्म भी एक आती है 10√2 सेंटीमीटर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जब आप SD दबाते हैं तो वो आपको अशारिये में भी दे देता है 14.14 सेंटीमीटर। तो अब ज़ाहिर है जो मर्ज़ी आंसर आप उसको दे सकते हैं, ये दे दें या ये दे दें, दोनों ओके हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। कहते हैं एक सर्वे करने वाला बंदा है, वो क्या कर रहा है, स्पॉट्स द टॉप ऑफ अ टावर। वो एक बंदा लेट्स सपोज यहाँ बैठा हुआ है, तो उसके सामने जो है उसको एक टावर नज़र आ रहा है, उसकी टॉप को वो देख रहा है। ठीक है, किस एंगल से देख रहा है, 28 डिग्री एंगल से। इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ जो देखा जाता है। तो यहाँ से खड़े होकर ऊपर को देख रहा है तो ये 28 डिग्री उसका एंगल हो जाएगा। और ये हमने टावर को बना लिया है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग 60 मीटर फ्रॉम द बेस। टावर की बेस ज़ाहिर है यहाँ पे होती है, तो उससे पीछे जो है वो 60 मीटर के फासले पर है। तो बंदा जो है A पॉइंट पे है, टावर की जो लेंथ है B से C तक वो ये जा रही है। इस तरह से हम इसको ABC एक ट्राइंगल की शक्ल में उसको लिख लेंगे। तो करना क्या है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये जो साइड है BC, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अब देखें BC फाइंड करनी है, इस साइड का पता है, एंगल का पता है। तो अब ये हाइपरनेस को निकाल दें, क्योंकि वो तो कहीं पे यूज़ ही नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो हाइपरनेस के बगैर वाला मैंने कहा था कौन सा फार्मूला है हमारे पास, tan का, हाइपरनेस के बगैर। अब देखिए ये भी एक टोटका है कि जहाँ पे हाइपरनेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वितर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वहाँ पे फिर हमें tan का फार्मूला ही लगाना होता है। सो tan थीटा इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या चीज़ है, वो ज़ाहिर है उस टावर की हाइट है, तो उसको आप BC का BC ही रहने दें। और बेस जो है वो 60 सेंटीमीटर है, वहाँ पे आप 60 लगाएं। इस साइड पे tan है तो tan थीटा, थीटा कितना है जी, 28 डिग्री एंगल का हमें पता है। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। पहले तो ये tan 28 कर लें, tan को लिखें, tan दबाएं, 28 को लिखें, इक्वल टू करें तो ये आ जाता है 0.5317। ठीक है, और ये BC आ गया और नीचे 60 आ गया। तो जस्ट अब देखें BC फाइंड करना है, 60 को उधर ले जाएं, उस साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो सीधा करके लिख लें कि BC इज इक्वल टू 60 इंटू 0.5317, कि इनको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इनको हम मल्टीप्लाई चलें जी करा लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आ गया 31.9। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा पीछे क्या आंसर है, उसने मे भी 32 कर लिया हो, तो बहरहाल ये इतना ही बनता है 31.9, एग्जैक्ट आंसर इतना ही बनता है। तो देखें बड़े आराम से ये काम हो गया। तो ये सवाल छोटे हैं, इनमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हमें नहीं करना पड़ता। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब आएँ। कहता है जी एक बोट है, ये बड़ा मज़े का सवाल है। कहता है एक कश्ती है और उसने एक दरिया को पार करना है। अब दरिया जो है, अब उसमें पानी चल रहा है, तो पानी की अपनी एक रवानी है। तो आप इमेजिन करें जब कश्ती उसके अंदर डालेंगे तो पानी की रवानी ने कश्ती को अपनी तरफ भी खींचना है, और कश्ती वाला भी ज़ोर लगाएगा, उसने ज़ोर लगा के दूसरी साइड पर जाना है। तो वो फिर होता क्या है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा आगे की तरफ होता जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ बनाई हुई है कि बंदा इस साइड पे, ये हमारी क्या है जी, वो रिवर है 80 मीटर वाइड। ठीक है, उसकी जो चौड़ाई है दरिया की वो कितनी है, 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस करके B की तरफ जाना है, लेकिन हम बिल्कुल सीधा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो नहर है, वो दरिया है, वो किस तरह से इधर को बह है। ठीक है, उसकी अपनी एक स्पीड है, ये साथ उसने बताया हुआ। बोट क्रॉसेस द रिवर 80 मीटर वाइड, रिवर इतना है, एट अ 60 डिग्री एंगल, यानी बोट क्या करेगी, फिर 60 डिग्री का एंगल बना के जाएगी, यानी बजाय इस तरफ को जाने के बोट ऐसे जा रही होगी, ऐसे। अब इस किनारे की तरफ तो आना ही है अल्टीमेटली, तो किनारे को जाके C पॉइंट पे वो टच करेगी। ठीक है, तो इस तरह से उसकी मूवमेंट होनी है। व्हाट डिस्टेंस डिड द बोट एक्चुअली ट्रैवल,
यानी बजाय ये ट्रैवल करने के जो ये ट्रैवल किया फासला, इस ट्रैवल किए हुए फासले को हमने फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये साइड। अब ये भी देखें आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 के सामने जो है हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस ही फाइंड करना है। तो ठीक है जी, ये हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा। और एंगल के जो साथ वाली चीज़ होती है वो एडजेसेंट है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये एडजेसेंट साइड है, ये उसका बेस कह लें, बेस। तो बेस हो और साथ हमारे पास हाइपोटेनस हो, तो ज़हन में लाएं कि बेस और हाइपोटेनस में कौन सा फार्मूला है। बेस और हाइपोटेनस में हमारा कॉज का फार्मूला है। जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेते हैं तो फिर साइन का फार्मूला आता है। बेस और हाइपोटेनस को लेंगे तो फिर कॉज का फार्मूला आएगा, तो कॉज का फार्मूला लगाएंगे, कॉज थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। थीटा की जगह 60 आ गया, बेस हमारी 80 है, उसकी जगह 80 लगा लिया। हाइपोटेनस ए से सी है, वो हमने फाइंड करना है कि एक्चुअल उसने कितना ट्रेवल किया है। तो अब जस्ट इनकी वैल्यूज़ हम कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आंसर बनता है। कॉज 60 डिग्री ये हमारे पास आ रहा है 0.5, छोटी सी वैल्यू आ गई 0.5 इज इक्वल टू 80, और इधर हमारे पास AC आ रहा है। अब AC देखें ओवर में है, ठीक है ना, तो AC को हम उस साइड पे ले आएंगे तो ये उसकी जगह आ जाएगा, तो AC इधर आ गया और 0.5 उधर जाके 80 को डिवाइड कराएगा। तो 0.5 का मतलब होता है कि किसी हाफ चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाली चीज़ ने डबल हो जाना है, तो ये 160 हो जाना है। फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे इसको कर लेते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो डेफिनेटली 160 आता है। तो 160 सेंटीमीटर उसने, यानी एक किस्म का डबल ट्रैवल करना है, क्योंकि 80 मीटर था ना सीधा सीधा, लेकिन जब चूँकि वो करंट है उसकी तो वो टेढ़ा ट्रैवल कर रहा है, तो 160 सेंटीमीटर या मीटर जो भी उसने लिखा हुआ है, मीटर्स लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर्स में, तो 160 मीटर्स जो है वो ट्रैवल करेगा। अच्छा जी, 9 वाला क्वेश्चन क्या है। 9 वाला क्वेश्चन कहता है एक लिसनर है, सुनने वाला है, और उसने सामने ना डेग लगाए हुए हैं, स्पीकर लगाए हुए हैं, 2 स्पीकर लगाए हैं। एक स्पीकर उसके बिल्कुल सामने है, यहाँ पे ये लिसनर है, और उसके सामने बिल्कुल स्ट्रेट सामने ना एक स्पीकर पड़ा हुआ है जिसको मैंने S1 का नाम दिया, और उसकी जो लेंथ है यानी कितना दूर है वो 6 मीटर के फासले पर है। एक और जो है दूसरा स्पीकर जो है उससे 30 डिग्री एंगल के ऊपर जा रहा है, और उसकी भी लंबाई जो है वो 6 मीटर बनती है, और लेट्स सपोज वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 2 स्पीकर्स S1 S2 और उसके सामने इस तरह से करके पड़े हुए हैं। अब ये भी देखें आपके पास ट्रायंगल बन रही है, लेकिन गौर करें तो क्या ये राइट ट्रायंगल बन रही है। ये एंगल तो उसने कहा 30 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं पे कोई 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। तो जब 90 डिग्रीज नहीं है तो अब पाइथागोरस थ्योरम गया, वो नहीं लग सकता, ठीक है, वो सबसे आसान होता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही लॉ ऑफ साइंस लगेंगे या लॉ ऑफ कोसाइन लगेंगे। करना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स। ये जो स्पीकर्स हैं S1 और S2, इनके दरमियान ये फासला है, ये लेंथ है, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों साइडों का पता है। ये देखें फिर दोबारा लॉ ऑफ कोसाइन की तरफ ही जा रहे हैं जैसे पीछे लगाया था, क्योंकि 2 साइडें हैं, तीसरी का पता चलाना है, तीनों साइडें इन्वॉल्व हो गई, एक उसके सामने एंगल भी पता चल गया। तो दोबारा अगर आप ये कॉज ऑफ गैमा वाला फार्मूला ही लेकर आएँ तो गैमा वाले फार्मूले में क्या होता है, अगर ये हमारा गैमा है तो उसके सामने ये C है, ठीक है, इसको C रख लेना, हम इसको A रख लें, इसको B रख लें, C A और B, और ये क्या है गैमा, ठीक है, गैमा CAB, ऐसे कर लें, ऐसे याद रख लें। अब ये फार्मूला ज़ाहिर है मैंने मुश्किल करके बनाया, ये ना बनाएं, ये फजूल हो जाएगा काम, ये आपको याद ही नहीं रहना। सिंपल फार्मूला जैसे मैंने आपको ABC बना दिया है ना, उस तरह से करके ही बनाएं, तो फार्मूला इसका जो प्रॉपर फार्मूला है 7.2 में हमने ये लिखे हुए हैं कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉज ऑफ गैमा। जो पीछे एक सवाल में हमने यूज़ किया था यही फार्मूला है, उसमें हमने कॉज ऑफ गैमा को सेपरेट कर लिया था, ये उनके डिवाइड में गया हुआ था, तो ये एक ही बात है। तो ये फार्मूला हम लिखेंगे, इनमें हमने वैल्यूज़ लगा लेनी है। C ज़ाहिर है, C हमारा यही है ना S1 S2, तो उसकी जगह S1 S2 लिख लें। A की वैल्यू भी 6 थी, B की वैल्यू भी 6 थी, -2, फिर AB आना है, 6 आना है, कॉज ऑफ गैमा एंगल 30 डिग्री है, वो आप लगा लें। तो अब जब वैल्यूज़ लग गई हैं तो अब हल करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। 6 का स्क्वायर ये 36 हो गया, ये इसने भी 36 हो जाना है, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 बार 36, 36 2 बार 72, 72 आ गया। और कॉज ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आप साथ लिख लें। सो इसको हम लिखेंगे कॉज 30 करना था इसको, कॉज 30 डिग्री, और ये बनता है पॉइंट में ले लेते हैं 0.866, ये बड़ी मशहूर वैल्यू है 0.866,
ओके, अब अगले स्टेप में ज़ाहिर है ये दोनों ऐड होंगे तो ये 72 हो जाएगा। अब इसको साथ माइनस नहीं करा देना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। तो ये जो है इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 72 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 62.35, 62.35 आ गया। अब ज़ाहिर है माइनस हो रहे हैं तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 72 माइनस 62.35 कर लें तो ये हमारे पास आ गया 9.65। इस साइड पे तो ज़ाहिर है उसका स्क्वायर आ रहा है ना, S1 S2 का स्क्वायर है, तो अगेन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लगाने पड़ते हैं दोनों तरफ। तो ये 9.65 का हमें स्क्वायर रूट करना है, 9.65 का स्क्वायर रूट कर लें तो ये बन गया जी 3.1। तो 3.1 और ये क्या है, ये भी शायद मीटर्स, हाँ मीटर्स में है, तो 3.1 मीटर डिस्टेंस बनता है दोनों स्पीकर्स के दरमियान। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अ 10 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार है, लो जी ये दीवार है हमारे पास, एक लैडर हमने लगा ली है, लो जी ये लैडर लगा ली है। लैडर बेज़ाहिर है बिल्कुल सीधी तो नहीं लगाते, थोड़ी सी टेढ़ी करके लगाते हैं, जब सीढ़ी लगानी होती है तो थोड़ी टेढ़ी लगाते हैं ताकि गिर ना जाएँ। जितना इसका एंगल आप और बढ़ा लेंगे, वो नज़दीक कर लेंगे तो गिरेंगे हम। तो बहरहाल 75 डिग्री एंगल पे हमने उसको लगाया हुआ है। अब लैडर की लंबाई का हमें पता है 10 मीटर, उसने बताई हुई है। हाउ हाई डज इट रीच अप द वॉल, वाल के ऊपर कितनी हाइट तक गया, यानी ये हाइट चाहिए, ये वाल की हाइट चाहिए बिल्कुल सीधी स्ट्रेट वाली, ठीक है, क्योंकि इसकी तो हमें पता है हाइट का। तो इनके नाम रख लें जी, ए है, ये बी है, ये सी है, तो प्रॉपर हमारे पास ट्रायंगल जो है वो बन जाती है। और हमें ये साइड BC साइड हमें फाइंड करनी है। अब एंगल भी है, ये दो चीज़ें हैं। अब देखें आपके सामने ये जो BC है एंगल के सामने, ये परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड है। तो परपेंडिकुलर हो साथ हाइपोटेनस हो तो सिंपल साइन का फार्मूला है, ठीक है। दोबारा इसको ज़हन में रखें, परपेंडिकुलर ये वाली साइड परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस साइन है, बेस ओवर हाइपोटेनस कॉज है, और ये दोनों जब आते हैं, ठीक है, जब ये नहीं होता तो फिर टैन हो जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो हम कौन सा फार्मूला लगाने लगे हैं जी, साइन का। तो साइन ऑफ द एंगल 75 इज इक्वल टू, ये BC आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ओवर में हाइपोटेनस आपको पता है ओवर में आता है। चले पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं कि वो AC है। अब साइन फॉर 75 ज़रा कर भी लेते हैं साथ ही, तो साइन को लिखें, 75 डिग्री को लिखें और उसको SD दबा लें, 0.9659, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। BC को BC ही रहने दें और नीचे AC की वैल्यू जो है वो कितनी थी, 10 मीटर, वो लगा लें। अब ये देखें ये तो बिल्कुल आसान हो गया, 10 ने जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाना है तो BC अकेला हो गया। सो BC इज इक्वल टू, स्टेप बना लें फिर क्योंकि स्टेप तो ख़त्म हो रहे हैं ना, तो 10 × 0.9659 करें। अब 10 से मल्टीप्लाई यही होता है, पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाता है, 9.659 हो जाएगा। और राउंड ऑफ करना है तो यार रहने दे ऐसे ही, इसको राउंड ऑफ करें तो यहाँ 6 होगा, इसको राउंड ऑफ यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो अगर अगेन वही बात है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक आंसर देना है तो आप फिर कह सकते हैं कि 9.7 मीटर्स में इसका आंसर बनता है। तो चाहे ये आंसर लिख दें या ये आंसर लिख दें, एक ही बात है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा सिंपल सा है। अ लाइट हाउस इज़ लोकेटेड ऑन अ क्लिफ, ये एक पहाड़ है, ये हमने पहाड़ बनाया हुआ, उसके ऊपर लाइट हाउस है। लाइट हाउस होता है जो रोशनी मारता है, जहाज़ों को रोशनी दिखाता है, पुराना ज़माना था, ठीक है, वो बहरी जहाज़, आगे दरिया होता है, समंदर होता है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक लाइट हाउस है और ये जो पहाड़ की ऊंचाई है उसने बता दी है कि ये 80 मीटर ऊंचा क्लिफ है, ठीक है। और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि इधर से देख रहे हैं ना नीचे की तरफ, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन वो कैसे एंगल बनेगा कि यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ती है और उसके साथ ये जो एंगल देखने का एंगल होता है ना, इसको हम कहते हैं ये 12 डिग्री है, ठीक है। अब ये तो उसके बाहर है ना, क्योंकि ट्रायंगल तो हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है, ये समंदर हो गया और ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई और ये क्लिफ हो गया। तो अब ये है कि हमें ये एंगल चाहिए, तो जो बाहर एंगल होता है वही अंदर एंगल होता है, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन के अपोजिट जो इधर एंगल है वही एंगल इधर होना है। तो अल्टीमेटली ये भी एंगल हमारा 12 डिग्री आ गया। तो फाइंड क्या करना था, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ, तो जो शिप है हमारा जो यहाँ पे है वो बेस से कितनी दूर है, तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। अगेन इनका नाम अगर आप ABC नाम रख देते हैं तो अब हमें ये बेस फाइंड करनी है। एंगल भी है हमारे पास और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस नहीं है। अब जब हाइपोटेनस नहीं होता, अभी मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, तो वो क्या होता है, वहाँ पे आपने tan यूज़ करना होता है। tan 12 डिग्री इज इक्वल टू tan में ये परपेंडिकुलर ऊपर आता है
और नीचे बेस आती है, ए बी बेस आ जाएगी। अब अगेन इसको भी फाइंड करें, tan 12 डिग्री देखें कितना आता है, tan लिखें 12 लिखें तो ये आ जाता है 0.2125, 0.2125। इधर से 80 है, इधर नीचे ए बी है। अब हमें चूंकि ए बी चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये उसकी जगह पे आ जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू 80 ओवर 0.2125। तो जस्ट आपने इनको डिवाइड कराना है तो आपको आंसर मिल जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 0.2125। तो ये करेंगे तो ये बनता है 376.47, तकरीबन ये 5 हो जाता है, राउंड ऑफ करें इनका तो 376.5। ठीक है, इतने मीटर जो है वो दूर है पहाड़ी से वो शिप जो है। तो इस तरह से करके ये आंसर बन गया। लो जी, एक्सरसाइज हो गई है हमारी मुकम्मल। प्रैक्टिस है, ज़रा बार बार करें, इंशाल्लाह चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पहले 4 सवाल या 5 सवाल थोड़े वो उसमें 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, बाकी ईजी है। ओके जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।